अब पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला क्या है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। ठीक है। यूएनडीपी की रिपोर्ट है, इसके मुताबिक पाकिस्तान की 64% जो आबादी है वो 30 साल से कम उम्र लोगों पर मुश्तमिल है। यानी अगर आप 100 लोगों को खड़ा करेंगे तो 64 लोग ऐसे निकलेंगे जो 30 साल से कम उम्र होंगे। और 39% ऐसे लोग हैं जो 15 साल से लेकर 29 साल तक की उम्र के बीच में है। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान की अगर 25 करोड़ आवाम है तो उसमें से 64% ऐसे हैं जो 30 साल से कम उम्र है, और जो 29% ऐसे हैं जो 15 से 29 साल के दरमियान है। तो हमारे पास एशिया के हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, वो एशिया के उन चंद कंट्रीज में आता है जिनमें सबसे ज्यादा यूथ की तादाद मौजूद है। यानी इस एज की ग्रुप को हम लोग यूथ में ही कंसिडर करते हैं, जवानों में कंसिडर करते हैं। अब इससे एक मसला क्या हो रहा है कि हर साल हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, ये भी एक रिपोर्ट है एकेडमिक मैगजीन में पब्लिश हुआ था 9 मार्च 2022 को, कि हर साल हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो हर साल 4,80,000 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है। जिसमें से सिर्फ 1,72,000 स्टूडेंट्स या ग्रेजुएट्स को जॉब मिल पाती है। बाकी जो रिमेनिंग 2.5 लाख के करीब ग्रेजुएट्स हैं उन्हें जॉब मिल ही नहीं पाती। ठीक है। फिर वो बेचारे कोई ना कोई या तो टीचिंग की तरफ चले जाते हैं या कोई ना कोई इस तरह के काम ढूंढ रहे होते हैं और बेरोजगारी से जूझ रहे होते हैं, मसाइल का फेस कर रहे होते हैं। अब और अगर गवर्नमेंट जॉब्स के देखें तो मरीम नवाज की भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट आई थी कि वी डोंट हैव गवर्नमेंट जॉब्स इन फ्यूचर, मतलब हमारे पास फ्यूचर में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। और स्टूडेंट हैव टू मूव टुवर्ड्स फ्रीलांसिंग एंड हैव टू डेवलप स्किल्स टू जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर स्टूडेंट्स को जॉब चाहिए, पैसा कमाना है, तो उन्हें फ्रीलांसिंग की तरफ जाना पड़ेगा। मतलब उन्हें स्किल्स सीखनी पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी, और उस स्किल्स की बुनियाद पर उन्हें पैसा जनरेट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब जो है फ्यूचर में नहीं है। इसका इसका अंदाजा में इस बात से हो जाता है, देखें हर साल अगर 4.5 लाख या 4,80,000 ग्रेजुएट प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये 2022 की बात थी। तो हर साल ये अमाउंट बढ़ती जाती है। ठीक है। अब इस साल 5 लाख हो रहे होंगे, उससे अगले साल 5.5 लाख लोग ग्रेजुएट हो रहे होंगे, और तो उसमें से सिर्फ 2 लाख 2.5 लाख ग्रेजुएट्स को जो है जॉब मिल पा रही है। तो 2.5 लाख के करीब ग्रेजुएट्स हर साल हमारे ऐसे हैं जिन्हें कोई जॉब नहीं मिल रही है। तो ये इजाफा मुसलसल होता जा रहा है। अब अगर आपकी देखें, आपकी एज को देखें, अगर आप 8 क्लास में हैं, 9th में हैं, 10 में हैं, फर्स्ट ईयर में, इंटर में हैं, इन 5 क्लासेस में किसी भी क्लास में हैं, तो आप या तो 4 साल बाद या 5 साल बाद या 6 साल बाद या 7 या 8 साल बाद जाके ग्रेजुएट होंगे। और हर साल इतनी 4.5 लाख के करीब ग्रेजुएट बन निकल रहे हैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से। तो आप सोचेंगे जब आप ग्रेजुएट होंगे तो किस लेवल पे जो है नौजवान मौजूद होंगे जिनके पास जॉब नहीं होगी। तो एक छोटी छोटी जॉब्स के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा। तो गवर्नमेंट जॉब्स की तो आप इमेजिनेशन से निकाल देंगे, गवर्नमेंट जॉब कोई होगी भी, या प्राइवेट कंपनीज में भी इवन जगह होगी कि आपको जॉब दे सकें। तो आपको खुद स्किल्स की बेस पर जो है जॉब जनरेट करनी पड़ेगी। अब वो जो लोग, वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त ट्रेडिशनल पाथ को फॉलो कर रहे हैं, ट्रेडिशनल पाथ हमने पीछे डिस्कस किया था इन सब चीज़ों से पहले यहाँ पर, जिसमें आ जाती है आपकी मेडिकल साइंस की फील्ड आ जाएगी, इंजीनियरिंग की फील्ड में जो सिर्फ बहुत कॉमन फील्ड्स हैं जो हर कोई कर रहा है, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, केमिकल, या साइंस की जो सब्जेक्ट्स हैं, बैचलर्स ऑफ साइंस के मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, या जो बैचलर्स ऑफ आर्ट के सब्जेक्ट्स हैं। ये तो ऐसी फील्ड है जिनके आने वाले वक्त में कोई जॉब होगी ही नहीं। मतलब ये लोग तो बहुत ज्यादा इन लोगों के लिए मसला होगा। इसकी एक छोटी सी एक जो है मिसाल आप देख सकते हैं कि अभी जेएसटी और पीएचडी के जो है टेस्ट हुए थे, जूनियर स्कूल टीचर और प्राइमरी स्कूल टीचर। तो उसके लिए 25,000 लोगों ने जो है टेस्ट दिया, जिसमें से सबसे ज्यादा तादाद जो है वो इंजीनियर्स की थी, जो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट से। फिर उसमें टीचर्स भी शामिल थे जो पुराने काफी अरसे से पढ़ा रहे हैं, हाई, जिन लोगों को जो प्राइवेटली पढ़ा रहे हैं या ट्यूशन जो पढ़ा रहे होते हैं। तो एक इससे हमें अंदाजा हुआ कि किस लेवल पे जो है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट की कमी है पाकिस्तान के अंदर। तो ये बेसिकली मैंने टाइमलाइन ड्रॉ की है कि अगर एक बच्चा जो है वो मैट्रिक कर रहा है 2025 के अंदर, 9 क्लास के हिसाब से मैंने डिजाइन किया था कि, और एफएससी कर रहा है 2027 के अंदर, और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है 2027 के अंदर ही, तो उसकी ग्रेजुएशन हो जाएगी 2031 तक। उस 2031 तक कितने ज्यादा अमाउंट में जो है बच्चे, अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट जो है वह मौजूद होंगे आपके आपसे मुकाबला करने के लिए हर एक जॉब पोजीशन के लिए। और फिर आप अगर अपनी एज को देखेंगे
तो बेसिकली हमारे पास ग्रेजुएशन के बाद जो है वो 4-5 साल होते हैं जिसमें हमें अपनी सारी जो है एक अच्छी इनकम जनरेट करनी होती है, यानी हमें एक ऐसी पोजीशन होल्ड करनी पड़ती है इन 5 सालों के अंदर जिससे हम अच्छी इनकम जनरेट करें, क्योंकि उसके बाद फिर आप जो है वो 28 से 29 30 साल के हो जाएंगे तो फिर किसी भी फील्ड में जाना एक मसला बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो अब क्या करें, क्या किया जाए? तो हमें भी जाना है ट्रेडिशनल से हटकर। हर वो शख्स जो जो चीज़ हर कोई कर रहा है हमें वो नहीं करना, हमें वो देखनी है कि वो चीज़ें जिनकी आने वाले वक्त में डिमांड है। तो ये कुछ फील्ड्स हैं जिन्हें हम इमर्जिंग फील्ड्स भी कह सकते हैं, जिनकी ग्रोथ आगे बढ़ती जा रही है और आने वाले वक्त में ये बढ़ती ही जाएंगी, मुसलसल इंप्रूव होती जा रही है, इनकी डिमांड भी बढ़ेगी और यही लोग होंगे जो आने वाले वक्त में सक्सेसफुल होंगे। तो नंबर 1 पे आ जाता है ई कॉमर्स, फिर है IT इंजीनियरिंग, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी, AI सेक्टर आ जाएगा आपका, फिर रोबोटिक्स, मेटावर्स, डेटा साइंस और वेब 3.0। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी, ऐसी फील्ड भी हैं जो स्किल बेस्ड फील्ड्स हैं, मतलब जो ऊपर वाली फील्ड्स हैं उसमें आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, लेकिन जो नीचे वाली फील्ड्स हैं जो दो मैंने मेंशन की, ये वो फील्ड्स हैं जो प्योरली स्किल बेस्ड हैं और जिसकी जो है आप घर से बैठ के काम कर सकते हैं और बहुत अच्छी लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो इसमें वेब डेवलपमेंट आ जाती है, इसमें आप वेबसाइट्स और वेब पेज डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं। उसके बाद आ जाती है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग भी बहुत बड़ा स्कोप है, हम इससे आगे डिस्कस करते हैं। इसमें एक चीज मैंने मेंशन करना भूल गया हूँ, वो है ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग भी जो है वो ऐसी फील्ड है जो ग्रो कर रही है। AI के आने के बाद तो वो और हम समझ रहे थे शायद वो कम हो जाएगी, लेकिन AI के आने के बाद वो मजीद बेहतर हो गई है। और फ्रीलांसिंग की जो जॉब्स हैं वो बेसिकली इन 3 फील्ड में सबसे ज्यादा हैं इस वक्त: वेब डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग। अब इन फील्ड्स को हम अगर एक एक करके डिस्कस करें तो ई कॉमर्स में बेसिकली क्या होता है कि आप लोग, ई कॉमर्स का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ आप सेल आउट करते हो तो उसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली सेल करो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज करके, इंटरनेट को यूज करके, सोशल मीडिया को यूज करके अगर आप उस चीज़ को सेल करते हो तो उसे हम लोग ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स के अंदर आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, यानी आप खुद कोई चीज़ बना के ना बेचें बेशक, लेकिन आप जो दूसरे लोग बेच रहे हैं, हर किसी को काम बेचना, तो आप लोगों को चीज़ें तो बेचनी है लेकिन उन्हें बेचना नहीं आता है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप उनकी बेचने में मदद कर सकते हैं। सोशल मीडिया आपको यूज करना आता है, आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, गूगल पर जाकर उन लोगों के एड्स चलाएं, ठीक है, और उसके लोग पैसे चार्ज करें। मैंने रिसेंटली एक दोस्त से कांटेक्ट किया था जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, तो उसने मुझे बताया था कि वो एड चलाने की जो है 30,000 फीस चार्ज करता है इनिशियली, उसके बाद उसका प्रॉफिट मार्जिन अलग लेता है आपकी प्रॉफिट में से। और जो है ये सिर्फ टेस्टिंग करते वक्त की फीस थी, फिर आगे जब आप प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे तो उसमें से वो प्रॉफिट मार्जिन ले रहा होता है। तो बहुत ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है प्रोडक्ट, कि आप अपने खुद से प्रोडक्ट डेवलप करें, खुद से घर पे प्रोड्यूस करें। जैसे प्रोडक्ट क्या डेवलप कर सकते हैं खुद से घर पे? आप छोटे बच्चों के कपड़े आप कराची से जो है या किसी बड़े शहर से कराची कपड़े मंगवाते हैं, उससे जो है कुछ मशीन्स लगाते हैं, कुछ जो आपके इलाकों की, गरीब इलाकों की बहुत बेशुमार खवातीन जो काम करना चाहती हैं, जिन्हें जिनकी अच्छी स्किल्स हैं, आप उन्हें रखते हैं, उनसे वो कपड़े सिलवाते हैं बच्चों के, उन्हें सेल आउट करते हैं। ये आप इस तरह ब्रांड, या आप कपड़ा लाते हैं किसी बड़े सिटी से सस्ते में होलसेल के अंदर और फिर उसे एक फाइनल प्रोडक्ट की शेप देके अबायास या स्कार्फ बनाकर सेल आउट करते हैं। तो ये सब जो है वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसे आप खुद डेवलप घर पे कर सकते हैं और फिर सेल आउट कर सकते हैं। बहुत से ऐसी बड़े ब्रांड्स हैं जो जिन्हें आप शायद नहीं जानते इस वक्त, लेकिन उनकी वो काम कैसे कर रहे हैं, छोटे से एक इलाके के अंदर, छोटे से 2-3 कमरों के अंदर वो उन्होंने अपनी छोटी मिनी फैक्ट्री लगाई हुई है, वहीं पर प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं और फिर ऑनलाइन उसे सेल आउट कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास है ई कॉमर्स के अंदर कि ई प्रोडक्ट्स को डेवलप करना है, यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? कॉमिक बुक्स, ठीक है, NFTs, बहुत सारी चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं जो आप कंप्यूटर पे ही डिजाइन करते हैं, उन्हें हम लोग ई प्रोडक्ट्स कहते हैं बेसिकली। तो आप ये डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है IT इंजीनियरिंग। तो IT इंजीनियरिंग के अंदर जो है जो अभी इमर्जिंग फील्ड्स हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, वो है मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, या BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS कंप्यूटर साइंस, या BS डेटा साइंस। ये वो फील्ड्स हैं IT की जो जिनकी डिमांड अभी तेजी से बढ़ रही है। मैकाट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स में क्या है कि बेसिकली आप तमाम चीज़ें पढ़ते हैं, आप कंप्यूटर सिस्टम भी पढ़ते हैं, आप
कोडिंग भी पढ़ते हैं, आप जो है कंप्यूटर हार्डवेयर भी पढ़ते हैं, तो आप इस काबिल होते हैं कि आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर, इन तीनों की पोजीशंस पे जाकर काम कर सकते हैं मैकेट्रॉनिक्स के अंदर। या आने वाले वक्त में मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर जो है वो रोबोटिक्स के अंदर भी काम कर रहे होंगे। जितनी भी रोबोटिक्स की इंडस्ट्रीज होंगी, जो जो रोबोट्स डेवलप कर रही होंगी या रोबोट्स रिपेयर कर रही होंगी, उन तमाम इंडस्ट्रीज के अंदर भी मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की जॉब होंगी। इस तरह रोबोटिक्स इंजीनियर जो प्योरली है ही रोबोटिक्स के लिए, ये भी कुछ इंडस्ट्रीज, अब कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो ऑफर कर रही हैं। बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सबसे ऊपर है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हाईएस्ट, सबसे ज्यादा इस वक्त जो जिसकी डिमांड है इस फील्ड की, वो ये दो ही हैं, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस, बीएस कंप्यूटर साइंस। उसके बाद आती है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट बेसिकली क्या करते हैं आप लोग वेबसाइट्स डेवलप करते हैं। अब हर डेली बेसिस पे लाखों करोड़ों वेबसाइट डेवलप हो रही हैं, नए नई कंपनीज खुल रही हैं, नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए छोटे छोटे स्टार्टअप्स ओपन हो रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो खुद प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, अपने ब्रांड खोल रहे हैं, तो उन्हें अपने ब्रांड के साथ साथ वेबसाइट भी चाहिए होती है। तो वेबसाइट बनाने का काम कौन करता है? या वेब डेवलपर्स करते हैं। और ये जो फील्ड है जिसमें वेबसाइट बनाते हैं उसे हम लोग वेब डेवलपमेंट कहते हैं बेसिकली। तो वेब डेवलपमेंट इस वक्त जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो है वेब वेब डेवलपमेंट, वेब 2.0, यानी इंटरनेट की सेकंड जनरेशन हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, जो आप लोग इंटरनेट यूज करते हैं। इसी के अंदर वेब डेवलपमेंट में अभी एक बहुत इमर्जिंग फील्ड है जिसकी बहुत कम लोगों से यूटिलाइज कर पाए हैं अभी। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस फील्ड को जानते हैं, इस फील्ड को सीख चुके हैं और काम कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर। वो फील्ड है वेब 3.0। वेब 3.0 बेसिकली क्या है? ये इंटरनेट की थर्ड जनरेशन है। अभी जो आप इंटरनेट यूज करते हैं वो इंटरनेट है, वो इंटरनेट जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड इंटरनेट है। ठीक है। अब सेंट्रलाइज का मतलब ये है कि आप अगर कोई भी वेबसाइट यूज करते हैं तो उसका एक मखसूस जगह पे एक सर्वर है जहाँ पर सारा डेटा उस वेबसाइट का स्टोर होता है। आपके पास उस वेबसाइट का सिर्फ वही डेटा होता है जिसको आप एक्सेस कर रहे हैं उस वक्त। जब तक आप उसे एक्सेस करते हैं तब तक ही आप के पास उसकी जो है वो डेटा रहता है। लेकिन वेब 3 में क्या होता है कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम, जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होती है। ब्लॉकचेन का नाम आपने सुना होगा क्रिप्टो के अंदर। जो क्रिप्टो करेंसी है, जो पहली क्रिप्टो करेंसी थी, जो आपका क्रिप्टो क्वीन जो है, वो डेवलप ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उसकी शुरुआत ही वहीं से हुई थी। एक बंदा था जिसका नाम था सतोशी नाकामोटो। उसने जो है आपका पहला जो है क्रिप्टो क्वीन डेवलप किया था। उसके बाद फिर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो तेजी से इसमें एडवांसमेंट होना शुरू हुई। तो अब उसी टेक्नोलॉजी की बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि वो हर फील्ड में आती जा रही है। मेडिकल, आपके फाइनेंस में, बैंकिंग सिस्टम के अंदर, इंफॉर्मेशन के अंदर, या आपकी बहुत सारी जो फर्म्स हैं वो भी इस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर रही हैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। अब ये कैसे काम करती है, क्या होती है, ये हम एक बहुत डिटेल चीज़ है, इसे समझने के लिए हमें डिटेल में जाना पड़ेगा। वो हम किसी और सेशन में इंशाल्लाह करेंगे, जिसे बल्कि कोशिश करेंगे कि हर एक फील्ड के ऊपर एक अलग सेशन रखें जिसमें हर फील्ड को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करें, ताकि आपको समझ आ जाए कि फील्ड है क्या असल में और इसमें काम क्या होगा। पर बेसिक मैंने बता दी कि क्या करना है। उसके बाद आती है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग के अंदर भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप एनिमेशन में जा सकते हैं। एनिमेशंस में भी दो ऑप्शन होते हैं, आप 2D एनिमेशन बना सकते हैं या 3D एनिमेशन बना सकते हैं। ठीक है, ये फील्ड ऐसी है जिसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। उसके बाद है रील्स। अभी आप देखें, हर शख्स जो है वो, हर कंपनी, हर बिजनेस अपनी खुद की वीडियो जनरेट कर रहा है। हर यूट्यूब पे आप देखें, रोजाना की बेसिस पे कई चैनल जो है नए खुलते जा रहे हैं और लोग जो है वीडियो की तरफ आ रहे हैं। तो वो उन लोगों को वीडियो बनाना तो आती है पर वीडियो एडिट करना नहीं आती। वीडियो में एनिमेशन लाना, उसे एडिट करना, ये सारा का सारा काम करते हैं वीडियो एडिटर्स। तो इसमें इसमें बहुत सारे तरह की टाइप्स हैं। जैसे एनिमेशन इसमें एक हो गई, रील्स जो लोग बना रहे हैं, छोटी शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं, उसे आप एडिट कर सकते हैं। पॉडकास्ट जो है, पॉडकास्ट भी एक बहुत जो है राइजिंग फील्ड है, जिसमें बहुत से लोग जो है वो पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी लोग आपको ये आपसे सर्विस लेते हैं, आपसे काम लेते हैं। आपको कहते हैं, आपको वीडियो शेयर करते हैं और आप फिर उनके लिए वीडियो एडिट करके देते हैं। तो पॉडकास्ट की वीडियो एडिटिंग बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। उसके बाद एजुकेशनल वीडियोस। एजुकेशन भी आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन होती जा रही है, तो ऑनलाइन एजुकेशन की वीडियोस को एडिट करना, उसमें
जो है पिक्चर्स वीडियोस और चीज़ें ऐड करना सारी, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है वीडियो एडिटिंग के अंदर। उसके बाद आ जाती है एआई सेक्टर। एआई सेक्टर के अंदर जो है आपके पास ये तीन चार ऑप्शंस हैं, या तो आप जनरेटिव एआई की तरफ जाते हैं, या आप मशीन लर्निंग की तरफ जाते हैं, या आप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जो फील्ड जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसी फील्ड के अंदर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स यूज करना सीखते हैं, जिससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो मैक्सिमम बढ़ जाए। उसके बाद एक बहुत इमर्जिंग फील्ड है रोबोटिक्स। अभी तो शायद इतना ज्यादा यहाँ पाकिस्तान में और दूसरे मुल्कों में रोबोट्स बनना शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन ये जो फील्ड है ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर आप 4-5 साल, 3 साल बाद, 4 साल बाद देखेंगे तो रोबोटिक्स, जिस तरह मोटरसाइकिल्स सेल आउट होती है पाकिस्तान में दूसरी दुनिया के अंदर, वैसे ही रोबोट सेल आउट हो रहे होंगे। और अभी कंपटीशन शुरू हो चुका है कंपनी का। मैं अगर आपको दिखाऊं इस वक्त कि रोबोट्स जो इस वक्त डेवलप हुए हैं, तो मैं आपको एआई पे यहाँ दिखाता हूँ कि रोबोट्स की डेवलपमेंट किस लेवल पे जा चुकी है। बोस्टन डायनामिक एक कंपनी है जो काफी सालों से जो है रोबोट्स डेवलप कर रही है। तो अभी जो इनके फेमस रोबोट्स हैं, ये एक डॉग डॉग रोबोट है, और ये जो है एक, ये बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं। अभी तो इसलिए भी एक इसका आपको नजर आ रहा है सिंपली, लेकिन जब आप इसकी एप्लीकेशन सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस लेवल पे क्या क्या काम कर सकता है। ये बॉस्टन डायनामिक एक बहुत फेमस रोबोट है। अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे जाके तो आपको बॉस्टन डायनामिक की बहुत सारे जो है वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें रोबोट्स किस तरह से उन्होंने डेवलप किए हैं, उनकी रोबोट्स, फिर आपको समझ आ जाएगा कि रोबोट्स की एप्लीकेशन आने वाले वक्त में कितनी ज़्यादा होंगी। और जब किसी फील्ड की एप्लीकेशन ज़्यादा होती है तो फिर उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। उसके बाद है मेटावर्स। मेटावर्स बेसिकली, अगर आपने कभी देखा हो, मेटावर्स को समझने के लिए बेसिकली मैं सबसे पहले तो एक मूवी रिकमेंड करूंगा आपको, जिसका नाम है रेडी प्लेयर 5। तो अगर उस मूवी को देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जो है ये मेटावर्स असल में है क्या। लेकिन इसकी एक बहुत आसान सी तस्वीर है। आपने देखा होगा कि हेडसेट आजकल सेल आउट हो रहे हैं, जिसमें आप हेडसेट एक पहनते हैं अपने आंखों के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आप गेम्स को गेम्स का हिस्सा बन जाते हैं, और उन गेम्स को आप वर्चुअली इंजॉय कर सकते हैं। मतलब जो करेक्टर हैं गेम के अंदर, आप उन करेक्टर से बात कर सकते हैं, उन करेक्टर्स को हिट कर सकते हैं। अगर बॉक्सिंग का गेम है, अगर कोई एडवेंचर का गेम है, तो आप जो है फील कर सकते हैं कि जैसे आप उस एनवायरनमेंट में आ गए। इसकी बहुत छोटी सी एप्लीकेशन जो है कराची में भी है। अगर पीएफ म्यूजियम में कभी जाना हो आपका, तो वहाँ पर एक छोटी सी जो है बस टाइप बनाई हुई है, जिसके अंदर आपको हेडसेट दिए जाते हैं। आप हेडसेट पहनते हैं वीआर के। उसके बाद जो है वो बस थोड़ी सी मूव करती है, आपको ऐसा लगता है कि आप किसी ट्रैक पर चल रहे हैं, ठीक है। हालांकि आपने सिर्फ हेडसेट पहने हुए होते हैं। तो वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, वर्चुअली इन्वायरमेंट या सिमुलेशन क्रिएट की जाती है, जो कि असल नहीं होती, पर एक छलावा पैदा करती है, एक फेक वर्ल्ड क्रिएट करती है, एक फेक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है आपके इर्द गिर्द। उसे हम बेसिकली मेटावर्स कहते हैं। अब मेटावर्स में बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स हैं। एआर है, उसमें वीआर है, या मिक्स रियलिटी है। एआर क्या होता है, आपने आपने स्नैपचैट यूज किया हो अगर, या इंस्टाग्राम यूज किया हो, तो उसमें फिल्टर्स होते हैं। फिल्टर्स क्या करते हैं, आप जब मोबाइल सामने रखेंगे तो बंदा सामने खड़ा हुआ है, फिल्टर्स में आप देखेंगे कि या तो वो उसे ब्राइट कर देगा, गोरा कर सकता है, उसके जो है वो फेक कान ऐड कर देगा उसके ऊपर। अगर कोई शख्स जो है उसके बाल है तो गंजा कर सकता है उसे। अगर कोई बंदा जो है इसकी दाढ़ी है तो उसे क्लीन शेव दिखा सकता है। किसी की दाढ़ी नहीं है तो उसकी दाढ़ी दिखा सकता है। एक मतलब आपके फोन में असल में नहीं हो रहा होगा, पर आपके फोन में आपको शो हो रहा होगा कि पिक्चर कैमरे के आगे जिस बंदे की वीडियो बना रहे हैं उसके साथ साथ चीजें ऐड होती जाएंगी। इन्हीं हम लोग इस चीज को हम लोग कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। कि आप असल तस्वीर आ रही है, असल तस्वीर के आगे आप जो है उसमें कंप्यूटर की बने हुए ऑब्जेक्ट्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसे हम लोग एआर कहते हैं। उसके बाद वीआर क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी वही चीज है मेटावर्स कि आप अपनी आंखों को बिल्कुल ढक लेते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के साथ, और कंप्यूटर की स्क्रीन के अंदर ही आपको जो चीज नजर आ रही होती है आप वही देख रहे होते हैं। आपकी आंखें बिल्कुल कवर हो जाती हैं, बाहर जो असल दुनिया है उसका कुछ भी नजर नहीं आता आपको।
सिर्फ जो अंदर कंप्यूटर के अंदर की जो स्क्रीन है सिर्फ आपको वही विजिबल होती है। ठीक है। उसके बाद आती है डेटा साइंस। डेटा साइंस भी एक बहुत इमर्जिंग फील्ड है इस वक्त की। डेटा साइंस में बेसिकली हम लोग क्या होता है कि आप जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, बहुत सारी कंपनीज हैं जो सारी दुनिया में जो चीज़ें, जो सिस्टम चलता है असल में, या जो लोग कमाते हैं, वो कमाते हैं चीज़ें सेल आउट करके। जितने भी सोशल मीडिया एप्स हैं वो वैसे तो फ्री हैं, लेकिन उनकी जो अर्निंग होती है वो इस तरह से होती है कि कुछ लोग जिन्हें कुछ बेचना होता है वो लोग आके इन कंपनीज पे ऐड चलाते हैं। जैसे ना आप कभी इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो या फेसबुक यूज कर रहे हो तो या यूट्यूब यूज कर रहे हो तो आपको एड्स शो होते हैं। ठीक है। यूट्यूब यूज करना फ्री है, इंस्टाग्राम फ्री है, फेसबुक फ्री है सबके लिए, लेकिन अगर आपको कोई चीज बेचनी है तो आप इन कंपनीज को कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट का ऐड चलाओ। ठीक है। तो ये ऐड चलाती हैं, उस ऐड चलाने की कंपनीज जो है पैसे चार्ज करती हैं। ठीक है। तो अब क्या होता है कि कौन सा ऐड किसे दिखाया जाए इस बात का फैसला कैसे होगा। जैसे मेरा इंटरेस्ट जो है वो, मैं मेल हूँ, लड़का हूँ, मेरा इंटरेस्ट जो है वो एजुकेशन वीडियोस की तरफ है, लेकिन मुझे कोई जाके आके अबाया का ऐड दिखा रहा है सोशल मीडिया ऐप, तो मैं कभी भी अबाया या कोई चीज़ नहीं खरीदूंगा। ऐसी खवातीन की चीज़ दिखा रहा है तो मैं नहीं खरीदूंगा उसे। ठीक है। तो यही यही सोशल मीडिया ऐप क्या करते हैं कि ये हर इंसान का डेटा कलेक्ट करते हैं कि एक इंसान जो है, जो यूज़र है, जो सोशल मीडिया ऐप यूज़ कर रहा है, वो उसकी जेंडर क्या है, वो कौन सी वीडियोस देखता है। ठीक है। कौन सी वीडियोस को वो पसंद करता है, वो सर्च क्या कर रहा है, ये सारी की सारी जो है रिकॉर्डिंग्स, डेटा सारा कलेक्ट कर रहा होते हैं ये सोशल मीडिया एप्स। फिर इस डेटा के बेस पे वो अंदाजा लगाते हैं कि इंसान को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, वो क्या चीज़ खरीदना चाहता है, क्या सोच रहा है। हमारी बारे में इंफॉर्मेशन हमसे ज्यादा सोशल मीडिया ऐप्स कलेक्ट कर रहे होते हैं। और फिर इस डेटा को जो कलेक्ट किया है सोशल मीडिया ने, इस डेटा को रीड करना, इसे अरेंज करना, इसके जरिए से इसमें से इंसाइट्स निकालना, ये काम होता है बेसिकली डेटा साइंटिस्ट का या डेटा इंजीनियर्स का या डेटा एनालिस्ट का। यही सारी फील्ड जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, जो यही काम कर रही होती हैं। हमारे डेटा जो कलेक्ट हो रही कर रही हैं कंपनीज, उस डेटा को यूजफुल कैसे बनाया जाए, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। ठीक है। ये सारा काम इस फील्ड के अंदर हो रहा होता है, डेटा साइंस के अंदर। तो ये बहुत बड़ी इमर्जिंग फील्ड है, क्योंकि लोग, कंपनीज बेशुमार हैं, कंपनीज को प्रोडक्ट सेल करना है, चीज़ें बनानी है अपनी। ये कंपनीज है जिन्हें अपनी सेल बढ़ानी है। अगर कोई क्रिप्टो करेंसी की कंपनी तो उसे क्रिप्टो की जो है सेल बढ़ानी है, या बहुत सारी कंपनीज बेशुमार हो सकती हैं जिसमें डेटा की एप्लीकेशन आती है। ठीक है। कोई कंपनी है जो वो सेल्स कर रही है कोई भी, तो कंपनी के अंदर उसके सेल्स को कैसे इंप्रूव किया जाए, उसमें डेटा, कौन से लोग जो है क्या चीज़ खरीद रहे हैं, उसकी कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिका है, ये सारे डेटा को रीड करना, एनालाइज करना, ये सारा का सारा काम जो आ जाता है डेटा साइंस के अंदर। ठीक है। अब सवाल आता है कि फील्ड तो पता चल गई हमें कि ये फील्ड्स हैं जिन्हें हम करना चाहते हैं या कर सकते हैं, इनको सीखा कैसे जाए। ठीक है। तो मैंने पूरे हर चीज़ के, हर फील्ड के पाथवे डिज़ाइन किया है, यानी फाइंड आउट किया है, जिससे आप खुद अगर इन चीज़ों को, स्किल को सीखना चाहें तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके ये तमाम स्किल्स, ये तमाम फील्ड्स में सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जाके किसी यूनिवर्सिटी से जाके आप इन फील्ड्स को सीखें। आप खुद घर पर भी इन तमाम फील्ड्स में से किसी को सिलेक्ट करके इन स्टेप्स को फॉलो करके वो सीख सकते हैं। अब वो स्टेप्स क्या हैं? अगर आपको सीखनी है एआई, तो एआई के अंदर मैंने बताया था 3 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है जनरेटिव एआई, जिसमें आप सीखते हैं कि जो एआई बॉट्स हैं, ये एआई एजेंट्स हैं, उन्हें बनाया कैसे जाए। जैसे चैट जीपीटी बहुत फेमस एआई है, डाविंकी एक बहुत फेमस एआई है इस वक्त, और इसके अलावा जो है टॉम एआई प्रेजेंटेशन के लिए एक बहुत फेमस एआई है, बार्ड, गेमिनी, बेशुमार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं इस वक्त जो मार्केट में हैं। तो उन टूल्स को बनाया कैसे जाए वो सीखते हैं आप इस फील्ड के अंदर, जिसका नाम है जनरेटिव एआई। ठीक है। जनरेटिव एआई अगर आपको सीखना है तो जनरेटिव एआई सीखने के लिए आपको बेसिकली पढ़ना पड़ेगा पाइथन। फिर आपको मैथमेटिक्स सीखनी पड़ेगी थोड़ी सी, उसमें कैलकुलस आ गया है, स्टैक्स आ गया है। मशीन लर्निंग सीखनी पड़ेगी आपको, डीप लर्निंग सीखनी पड़ेगी, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स, कंप्यूटर विजन, एलएलएमएस, मॉडल डिफ्यूजन, एनर्जी बेस्ड, नॉर्मलाइजिंग फ्लो, जैन्स जिसमें एल्गोरिथम्स आ गए, हगिंग फेस, और डेवलपमेंट।
ठीक है। ये चीजें एक साथ अगर चाहते हैं आपको एक साथ मिल जाए तो एक साथ आपको आप नहीं सीख पाएंगे या एक जगह आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आप इन फील्ड्स को इन तमाम स्टेप्स को वन बाय वन करके सीखें तो ये सारी चीजें आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। इन तमाम फील्ड्स के कोर्सेज, इन तमाम जो है स्टेप्स के कोर्सेज जिन्हें आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा एआई फॉर एवरीवन। मतलब आप ये नहीं सीख रहे कि मैं एआई बनाऊं कैसे, बल्कि आप ये सीख रहे हैं कि मैं एआई को इस्तेमाल करके अपनी फील्ड में कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाऊं। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको सब एआई सीखने के लिए आपको पहली चीज सीखनी पड़ेगी इंग्लिश। क्योंकि एआई जो है वो बेसिकली इस वक्त इंग्लिश ही यूज होती है उसके अंदर, जिससे आप इंग्लिश में ही कमांड देते हैं एआई को कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करवाना है, और एआई फिर आपकी बात को समझकर आपका काम करता है। तो इंग्लिश सबसे पहली जरूरत है अगर आप एआई को यूज करना चाहते हैं। दूसरी आती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में बेसिकली क्या सीखते हैं आप कि एआई को अगर आप यूज कर रहे हैं, उसे कोई काम दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसे कह रहे हैं कि मुझे एक एप्लीकेशन चाहिए किसी भी हवाले से, या आप कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, एआई से कहते हैं कि मुझे रिपोर्ट बना के दो। तो आप वो कैसे कहेंगे उसे, आप किस तरह से ये बात कहेंगे कि मुझे एक रिपोर्ट बना के दो कि एआई आपकी बात समझ जाए और आपको बेस्ट रिजल्ट दे। ठीक है। इसी चीज को सीखना कि किस तरह से एआई से काम निकलवाया जाए, इसे हम लोग कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो ये इसके कोर्सेज बहुत आसानी से मिल सकते हैं आपको, और बहुत इजी भी है। मतलब आप हफ्ते के अंदर इसको मास्टर कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आप स्टे अपडेटेड अबाउट न्यू एआई। जितने भी नए एआई आते जा रहे हैं हर मार्केट के अंदर, एक से बढ़कर एक जो है एआई डेवलप होता जा रहा है, तो आप उसके बारे में अपडेटेड रहें कि कौन कौन से एआई नए मार्केट के अंदर आ रहे हैं। और साथ में प्रैक्टिस, कि प्रैक्टिस करते हैं एआई के इस्तेमाल की, क्योंकि प्रैक्टिस में रहेंगे तो आपको आप अपनी जो है उससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें निकाल पाएंगे, उससे अच्छी तरह से यूज़ कर पाएंगे। फिर आता है मशीन लर्निंग इंजीनियर, एमएल इंजीनियर या मशीन लर्निंग इंजीनियर। तो इसका पूरा प्रोसेस वो सेम ही है जैसे जो जनरेटिव एआई का है। बेसिकली दोनों का काम बहुत सिमिलर ही होता है, लेकिन दोनों की एप्लीकेशंस डिफरेंट है। ठीक है। अब आ जाती है रोड मैप्स ऑफ डेटा साइंस। अगर आप डेटा साइंस सीखना चाहते हैं तो डेटा साइंस के अंदर हमने देखा था पीछे की चार फील्ड्स हैं आपके पास। आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, आप डेटा इंजीनियर बन सकते हैं, आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, या आप बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं। तो डेटा साइंटिस्ट की ये सारी स्टेप्स हैं जिन्हें जिनको फॉलो करके आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। अगर आपको जो है डेटा इंजीनियर बनना है तो डेटा इंजीनियरिंग के जो है ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो किया करके आप डेटा इंजीनियर बन सकते हैं। डेटा एनालिस्ट जो है उसके लिए ये पांच छह स्टेप्स हैं जो बहुत आसान है। अगर ये ऐसी फील्ड है जो आप 2-3 महीने में भी सीख सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं, और फिर एक जॉब ऑक्यूपाई कर सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है बिजनेस एनालिस्ट। तो बिजनेस एनालिस्ट एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट तकरीबन सेम ही चीज़ है, बस फर्क ये होता है इन दोनों के अंदर कि आप जो है बिजनेस एनालिस्ट के अंदर सिर्फ आपको बिजनेस नॉलेज ज़्यादा होती है कि बिजनेस कैसे काम करते हैं, बिजनेस मॉडल्स किस तरह से डेवलप किए जाते हैं, उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उनमें किस तरह से उनकी सीरीज को बढ़ाया जाए। ये सारी जो स्किल्स हैं वो सारी आ जाती हैं बिजनेस एनालिस्ट के अंदर। तो डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट सेम ही चीज़ है, बस फर्क है बिजनेस नॉलेज का। उसके बाद हम आते हैं रोड मैप ऑफ वेब 3 या मेटा। देखिए वेब 3 के अंदर भी मैंने पहले पीछे बात की थी कि वेब 3 या मेटा। वेब 3 एक फील्ड हो गई जिसमें आप लोग बेसिकली थर्ड जनरेशन ऑफ इंटरनेट डेवलप करते हैं, यानी इसे हम लोग सिमेटिक वेब भी कहते हैं, या इसका एक और नाम है जिसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। वो पीछे हमने डिस्कस किया था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, या बेसिकली किस सिस्टम पे बेस पे काम करती है, सेंट्रलाइज सिस्टम और डिसेंट्रलाइज सिस्टम। ठीक है। ब्लॉकचेन जो है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे काम कर रही होती है। तो अगर आपको वेब 3 सीखना है तो उसके ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप लोग वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं। फिर आ जाता है मेटा या AR या VR। तो मेटा, AR, VR, इन तीनों की जो फील्ड्स हैं, तीनों फील्ड अलग अलग हैं, लेकिन इनकी जो लर्निंग पाथ है, इनको सीखने के लिए आपको एक ही कुछ ही स्टेप्स हैं वही फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ता है आपको कि AR VR मेटा है क्या। फिर आप चूज करते हैं कि आप कौन सा टूल यूज करेंगे, किस पे काम करेंगे, iOS पे काम करेंगे, आप एंड्रॉइड पे काम करेंगे, या फिर आप वेब पे काम करेंगे। फिर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं इसकी, और उसके बाद आप फंडामेंटल स्किल्स जो हैं, जो जरूरी स्किल्स रिक्वायर्ड है, वो सीखते हैं। ये चीज़ मैं डिटेल में भी इंशाल्लाह शेयर करूंगा, पूरा रोड मैप जिसमें हर एक एक स्टेप में किस तरह लेके चलना है
वो चीज़ें भी तमाम मेंशन होंगी और लिंक भी मेंशन होंगे कि कहाँ से ये चीज़ें सीख सकते हैं। उसके बाद है 3D वीडियो गेम्स। तो 3D वीडियो गेम्स भी एक बहुत ज़्यादा इमर्जिंग फील्ड है। अच्छा, जब आप मेटा और AR या VR सीखते हैं तब उसके अंदर भी आपको 3D गेम्स या गेम डेवलपमेंट सीखनी पड़ती है मेटावर्स के अंदर या VR के अंदर। क्योंकि जो इन्वायरमेंट आप क्रिएट करते हो पूरा, जिसके अंदर आप VR लगा के देखोगे, तो वो बेसिकली गेम का ही इन्वायरमेंट होता है। तो आप एक गेम की तरह का ही इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे होते हो। जैसे गेम में भी एक इन्वायरमेंट ही होता है जिसमें गुड्डा, एक जो आपकी फिगर है वो चल रही होती है। और 3D गेम के और मेटा के अंदर क्या होता है कि आप फिगर नहीं होती, आप खुद ही फिगर बन जाते हो। आप खुद जाके गेम में अपने हाथों को यूज करके, अपनी बॉडी को यूज करके गेम खेल रहे होते हो। ठीक है, या उस एनवायरनमेंट में रह रहे होते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स के अंदर सीखना अगर चाहते हैं, आप खुद से सीखना चाहते हैं फील्ड एक डिग्री से हटकर, तो उसके ये कुछ 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले फंडामेंटल्स है, फिर डेवलपमेंट ऑफ रोबोट्स, उसके बाद थ्योरी आ जाएगी रोबोटिक्स की, और फिर टूल्स जो यूज होंगे रोबोटिक्स डेवलपमेंट के अंदर। तो ये 4 स्टेप को फॉलो करके आप खुद से भी आ, घर पर ही रोबोटिक्स सीख सकते हैं। अच्छा, अब एक सवाल आता है, मेरे तमाम स्टूडेंट्स मुझसे अक्सर पूछते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग के लिए सर हम कैसे करें, ऑनलाइन अर्निंग के लिए क्या सीखें। देखो, ऑनलाइन अर्निंग के लिए मैं जो जो नौजवान हमारे इस वक्त के हैं, वो 9th क्लास में, 8th क्लास में, मैट्रिक क्लास में ज़्यादा टाइम देना नहीं चाहते, बस चाहते हैं कि जल्दी से हम लोग पैसे कमाने लग जाएं। ऐसी बाकी चीज़ें ऐसी हैं कि आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, फिर जा रहे होते हैं वो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, नेटवर्क मार्केटिंग, इस तरह की जो है, या कोई ऐसी ऐप आ गया कि इस ऐप में जो गेम खेलना है आपको और सिर्फ वीडियोस देखनी है, इससे पैसा कमाओ। तो इस तरह की जितनी भी बेवकूफ़ाना चीज़ें हैं, इसमें क्या होता है कि आप पैसे तो कमा लेते हो, लेकिन ये आपका वक्त ज़ाया कर देती है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म चीज़ नहीं है कि आप हमेशा इस चीज़ को यूज़ करके पैसे कमाते रहोगे। ठीक है, तो अगर आप पैसे कमाने हैं आपको, वाकई फील्ड्स ऐसी हैं, हम डिस्कस करते हैं उन्हें, तो आप उनमें टाइम लगाओ, 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल लगाओ। उसके बाद मुसलसल आप उससे बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर पाओगे, जिससे आपकी स्किल्स भी इंप्रूव हो रही होंगी और वो लॉन्ग टर्म भी होगी। ये जो स्किल्स हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स हो गए, इस तरह की चीजें जो हैं जितनी भी, ये सब स्कैम तो नहीं है, इससे पैसे तो कमाते हो आप, लेकिन ये आपका टाइम वेस्ट करती हैं। ठीक है, आपको स्किल्स नहीं सीख रहे होते, आप बस जो है जल्दी कुछ चीजें पैसे कमा रहे होते हो। ठीक है, या एक चीज आप अपनी टाइम देके, टाइम जाया करके पैसे अर्न कर रहे होते हो। ये बेसिकली आपका टाइम लेकर आप उसको पैसे पे कर रहे होते हो। तो अब रियल में अगर आप पैसे कमाने हैं आपको, जिसमें आप स्किल सीख सकें, कोई स्किल सीखें और उससे इनकम जनरेट करें, तो ये 4 फील्ड है जो इस वक्त जिसमें, जिसके जो लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो बहुत अच्छा पैसे अर्न कर रहे हैं। सबसे पहले वेब डेवलपमेंट है। वेब डेवलपमेंट में वही आ गया कि आप वेबसाइट डेवलप करते हैं, उसका ये पूरा रोड मैप है कि आप किस तरह सीख सकते हैं उसे। उसके बाद वीडियो एडिटिंग है। वीडियो एडिटिंग के लोग बहुत अच्छा पैसा इनकम कमा रहे हैं। तो वीडियो एडिटिंग के लिए स्टार्ट करें कैपकट से। फिर जो बड़े टूल्स हैं जो तमाम बड़े वीडियो एडिटर्स यूज करते हैं, वो एडोबी आफ्टर इफेक्ट है, एडोबी प्रीमियम प्रो है, डाविंची रिजॉल्व है। उसके बाद एक पोर्टफोलियो बनाते हैं अपना, अपनी बहुत अच्छे एडिटेड वीडियोस को शेयर करते हैं, और फिर जो क्लाइंट्स आपके पास आते हैं और आपको बहुत अच्छी पे करते हैं, $300, $400, $500, इवन $1000 तक भी लोग चार्ज कर रहे हैं एक एक वीडियो एडिट करने के। उसके बाद आती है एनिमेशन। तो एनिमेशन में भी वीडियो एडिटिंग का एक तरह से पार्ट है, जिसमें आप वीडियो जनरेट करते हो, एनिमेटेड वीडियो जनरेट करते हो करेक्टर। जैसे शर्म की दुनिया जो है, एक एनिमेटेड चैनल है, उसमें देखो जो वीडियोस जितनी भी हैं वो सारी एनिमेशंस नहीं है, 2D एनिमेशन है सारी की सारी। ठीक है, तो उसके लिए भी आप एडोबी आफ्टर इफेक्ट सीख कर आप एनिमेशन कर सकते हैं। एडोबी करेक्टर एनिमेटर एक सॉफ्टवेयर है जिसे सीख कर आप एनिमेशन बना सकते हैं। एडोबी एनिमेट है। ऑटोडेस्क माया, ये वो सॉफ्टवेयर है जो डिज्नी यूज करता है। डिज्नी की अगर आपने मूवीज देखी हो तो आपको पता होगा कि किस लेवल की मूवीज होती हैं। तो ऑटोडेस्क माया वो सॉफ्टवेयर है जिसको डिज्नी भी यूज करता है, और फिर इसको जो है एनिमेशन बनाता है अपनी। उसके अलावा ब्लेंडर, जो 2D और 3D एनिमेशन के लिए इस्तेमाल होता है, बहुत फेमस ऐप है। तो आप ये एनिमेशन की स्किल्स डेवलप कर सकते हो। उसके अलावा एक और ऑप्शन है जो, जिस फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हो ऑनलाइन अर्निंग के लिए, अभी बहुत छोटे अरसे के अंदर, मतलब 1 साल से भी कम अरसे के अंदर, वो है डेटा एनालिस्ट की। डेटा एनालिस्ट की स्किल्स जो है, जिसमें पाइथन, स्टेटिस्टिक्स, एक्सेल एडवांस, SQL और पावर BI, ये 4-5 स्किल्स हैं जिन्हें डेवलप करके आप डेटा एनालिस्ट के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है,
तो ये तो हो गई आपकी तमाम फील्ड्स और उनके रोड मैप्स। अब सवाल आता है कि सर इनको सीखा कैसे जाए, इनके लिंक्स क्या हैं, मतलब कहाँ से सीखें। तो उसके लिए जो फ्री रिसोर्सेज हैं वो तीन जगह हैं। यूट्यूब ऑल इन वन, जिसमें तमाम की चीज, तमाम फील्ड, अगर आप इन रोड मैप को फॉलो करके हर एक एक स्टेप को सर्च आउट करोगे कोर्स के लिए, तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसका हर लैंग्वेज में मिल जाएगा। उसके अलावा उडेमी पे आपको तमाम इन फील्ड्स के फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे। बट डिफरेंस, एक मसला ये उडेमी में ये है कि ये उर्दू में नहीं होंगे, आपको ये इंग्लिश में मिलेंगे। ठीक है, अगर आप इंग्लिश अच्छी है तो आप उडेमी से जाके ये चीज़ें सीख सकते हो। उसके अलावा एडीएक्स जो है, ये भी एक बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपके सारे कोर्सेज जो हैं, इन तमाम फील्ड की कोर्सेज फ्री कॉस्ट मिल जाएंगे, जो आप सीख सकते हो। अब क्या सवाल क्या आता है कि सर क्या हम लोग बस ये स्किल्स घर बैठ के सीखना शुरू कर दें, हम जो है कोई डिग्री के लिए अप्लाई ना करें? तो ऐसा नहीं है, इस तरह से प्लान नहीं करें, बल्कि आप इसको इस तरह प्लान करेंगे तो आप दो प्लान बनाएं, प्लान ए एंड प्लान बी, और दोनों को एक साथ लेकर चलें। अभी आपको जो मैट्रिक करना है, मैट्रिक एफएस यूनिवर्सिटी का एडमिशन, वो सब तो चीज़ें लेकर चलें साथ साथ। लेकिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कोशिश करें कि जो फील्ड हमने डिस्कस की है, आईटी इंजीनियरिंग की फील्ड है, उन आईटी इंजीनियरिंग की फील्ड में ही जाएं, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई, कंप्यूटर साइंस, बीएस कंप्यूटर साइंस हो गया, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग हो गई, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स रोबोटिक्स हो गई, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा साइंस। इन फील्ड को एज अ डिग्री के तौर पर सिलेक्ट करें। और अभी आप किसी भी स्टेज पर हैं, तो अभी जो स्किल्स हमने डिस्कस किए ऊपर, उन स्किल्स को डेवलप करना शुरू करें। फिर क्या होगा कि जब आप यूनिवर्सिटी के, अगर आप 8 क्लास में अभी हैं, या 9th में हैं, या 10 में हैं, या फर्स्ट ईयर में हैं, जब आप यूनिवर्सिटी में होंगे तो आपके पास पूरा क्लियर पाथ होगा। उस वक्त तक आप ये चीज़ें स्किल्स सीख चुके होंगे बहुत ज़्यादा हद तक। और यूनिवर्सिटी के दौरान ही आप कि जो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटी के दौरान वो सारा जो टाइम आप यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, वो सारा आपके जॉब के एक्सपीरियंस में शामिल होता जाएगा। और जब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर निकलेंगे, तो आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री भी होगी इन इमर्जिंग फील्ड्स के अंदर, साथ साथ आपके पास ये स्किल्स भी होंगी, एक्सपीरियंस भी होगा, स्किल्स भी होंगी, एक्सपीरियंस भी होगा। तो आप उन लाखों लोगों से बहुत आगे, बल्कि करोड़ों लोगों से बहुत आगे होंगे, जो उस वक्त जॉब के लिए धक्के खा रहे होंगे। ठीक है, और एक बहुत अच्छी और हैंडसम अमाउंट आप लोग अर्न कर रहे होंगे इंशाल्लाह। तो अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि डिग्रीज कौन सी हैं जो इस वक्त अफोर्डेबल डिग्रीज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो कराची यूनिवर्सिटी है, जो सॉफ्टवेयर बीएस कंप्यूटर साइंस भी करवाती है, मेरे ख्याल में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी करवाती है। उसके बाद मेहरान यूनिवर्सिटी है, अफोर्डेबल है। एनडी यूनिवर्सिटी है, फास्ट यूनिवर्सिटी है, या नस्ट। नस्ट और फास्ट थोड़ी सी जो है वो थोड़ी सी कॉस्टली है एज कम्पेयर टू कराची, मेहरान, एनडी, क्योंकि इनकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन एक फ़ायदा होता है कि अगर आप किसी छोटे घर से हैं, आपके वालिद कारोबार करते हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं है उनकी, तो आपके पास एक ऑप्शन है एचईसी स्कॉलरशिप का। तो आप एचईसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो आपकी पूरी की पूरी फीस जो है वो पे कर देती है। तो आप इन यूनिवर्सिटी से पढ़ सकते हैं। लेकिन अब ऐसा होता है कि सर हमारा तो एडमिशन हुआ ही नहीं, हमारे नंबर ही इतने नहीं आए थे एफएससी के अंदर, तब क्या करें, हमें जाना तो इन्हीं आईटी की फील्ड के अंदर है। तो फिर आपके पास ऑप्शन है ऑनलाइन डिग्रीज का। ऑनलाइन डिग्री के लिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है जो ऑनलाइन डिग्री ऑफर कर रही है, तो वहाँ से आप ये डिग्रीज कर सकते हो। या वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, वो भी आपको ऑनलाइन डिग्री सारी करवा रही है, कंप्यूटर साइंस भी करवा रही है, डेटा साइंस भी करवा रही है, और बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें ये आपको ऑनलाइन डिग्री ऑफर कर रहे हैं, और बहुत सस्ती हैं, बहुत सस्ती डिग्री है इनकी। मतलब आपकी 30,000 पे पर 30,000, 40,000 पर सेमेस्टर तक फीस बनती है। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ये थोड़ी सी कॉस्टली है, जिस तरह फास्ट और नस्ट जो है वो ऑन कैंपस डिग्रीज हैं, महंगी हैं। इस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन डिग्री में भी आपको एआई भी मिल जाएगा, आपको डेटा साइंस भी मिल जाएगा, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिल जाएगा, बीएस कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, सारी फील्ड मिल जाएंगी, लेकिन थोड़ी सी ये कॉस्टली है। अब आपके पास वही जो सवाल मैंने कहा था अपने फर्स्ट सेशन के अंदर, कि शुरू में जब हमने मैट्रिक्स डिस्कस की थी, कि पूरी दुनिया जो है वैसे मैट्रिक्स में फंसी हुई है, और उस जो मैट्रिक्स है वो आपको एक साइकिल में उसने फंसाया हुआ है। लोग जो है वो जान नहीं पा रहे सही तरह से, और ऐसे इस साइकिल में फंस गए हैं कि बेचारे वो ना तो अच्छा कमा पा रहे हैं, ना ही वो लाइफ को सही तरह जी पा रहे हैं। और जिंदगी का जो असल मकसद था हमारा, कि हम लोग अल्लाह ताला की इबादत के लिए दुनिया में आए हैं, तो वो उस मकसद से बिल्कुल हट चुके हैं। तो मैंने कहा था कि सेशन में कि मैं इस मैट्रिक्स में मॉर्फेस का रोल प्ले करूंगा,
जिससे मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस जाल से बाहर निकलो, कैसे आप इस साइकिल से बाहर निकल सकते हो। तो जितनी चीजें हम डिस्कस की हमने ऊपर, वो सारी वो चीजें हैं जिसको जिसको प्लान करके, जिसको सिलेक्ट करके आप इस पूरे साइकिल से, इस मैट्रिक्स से बाहर निकल सकते हो। ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप रेड पिल सेलेक्ट करो या ब्लू। अगर ब्लू सेलेक्ट करते हो तो कल सुबह उठोगे और वही गधों की रेस में शामिल हो जाओगे कि बस टेंशन में कि मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, भले भाड़ में जाए, जो भी, जो फील्ड मिल जाए, बस एडमिशन मिलना चाहिए। या आपके पास ऑप्शन है रेड पिल का, कि आप आज ही इन फील्ड के बारे में मजीद रिसर्च करो, इन फील्ड्स को देखो, और इनमें से कोई फील्ड सेलेक्ट करके कल से, आप आज से ही बल्कि स्टार्ट करो इन फील्ड को सीखना। ठीक है। ताकि आप आने वाले वक्त में लाखों करोड़ों लोगों से हट कर अपनी जिंदगी गुजार रहे हो। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा जो सेशन है आपके लिए हेल्पफुल रहा रहेगा, और ज़िंदगी में इंशाल्लाह आप मुझे कभी ना कभी याद ज़रूर करेंगे कि समवन हैज़ गाइडेड अस, किसी किसी शख्स ने जो हमें गाइड किया था, और इंशाल्लाह हम आज बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं डिस्कस करना भूल गया, एक अनाउंसमेंट थी कि वी आर प्लानिंग, कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह कि हम आने वाले वक्त में इन तमाम फील्ड को डिटेल में डिस्कस करें। तो मैंने ये पूरा रोड मैप बनाया है जिसमें हमारी फ्री मास्टर क्लासेस होंगी। यही तमाम फील्ड्स को मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको ये फील्ड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, कैसे लेके चलना है, क्या है ये फील्ड है क्या, कैसे करना है। और काफ़ी हद तक हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि इन सबके कोर्सेज भी लॉन्च करें आने वाले वक्त में। उसके अलावा एक और चीज, एक और अनाउंसमेंट है कि 10 जून से अ, हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं आपके एकेडमिक्स की। इसमें मैं जो है वो कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, 9, 10 और फर्स्ट ईयर की। मिस जवेरिया हैं जो केमिस्ट्री पढ़ाएंगी, शी इज़ ग्रेजुएट ऑफ जिना यूनिवर्सिटी। मिस फाइजा हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाएंगी, शी इज़ ग्रेजुएट ऑफ नमल यूनिवर्सिटी। और मिस सानिया हैं जो बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी पढ़ा रही होंगी 9, 10 और फर्स्ट ईयर को, और शी इज़ ग्रेजुएट ऑफ नस्ट। तो जो लोग इसमें एडमिशन होना चाहते हैं वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। थैंक यू।